हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है जीओसी का लेक्चर नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया। अब तक हम लोगों ने आयुपैक देख लिया। आयुपैक नोमेनक्लेचर जो था उसमें ही हम लोगों ने दो चैप मतलब लेक्चर्स निकाल दिया। ठीक है, सब मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया है, फिर एकदम मतलब कॉम्प्लेक्स का भी करा दिया। ठीक है, जितना भी हो सके, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स जितना भी है हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आयोपैक में ही हम लोगों ने दो लेक्चर्स निकाल दिए, राइट। फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर हम लोगों ने बहुत सारा देखा। एक देखा था रिएक्शन टाइप्स देखा था, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, ये सब देख लिया। ठीक है, और क्या देखा, और हम लोगों ने देखा कि फिजन कैसे होता है। ठीक है, फिजन कैसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फिजन कैसे होता है। एंड लास्ट हम लोगों ने वही पढ़ा था कि फिजन दो टाइप्स का होता है। एक होता है होमोलाइटिक फिजन, एक होता है हेटेरोलाइटिक फिजन, राइट। अगर इक्वल में डिवाइड होता है, इक्वली, अगर डिवीजन के बाद मतलब क्लीवेज के बाद, अगर या फिर फ्यूजन के बाद तुम बोल सकते हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवलेंट बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं, राइट। अगर एक एक चला जाता है एक एक स्पीशीज के ऊपर, तब उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक। और अगर एक में दो चला जाता है, किसी और को कुछ नहीं मिलता, तब बनता है वो हेटेरोलाइटिक। अब ये होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक के ऊपर से ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, जो कि है हम लोगों का आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, जब क्या होता है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होता है ना, इफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तब सपोज ए टू बी हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। सपोज हमको क्या चाहिए, ए टू बी। ठीक है, सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर नॉट सो सिंपल कि डायरेक्ट ए से बी तक हम लोग पहुंच जाए। नॉट लाइक दिस, इट डजंट हैपन लाइक दिस। पहले ए से कुछ और बनेगा, सपोज एक्स बनेगा, फिर वाई बनेगा, फिर जेड बनेगा, एंड जेड विल देन सपोज ट्रांसफॉर्म इनटू बी। ठीक है, सो दीज जितना भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जब बनता है, छोटा छोटा कंपाउंड्स जो बनता है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, नॉट द कंप्लीटेड प्रोडक्ट, लेकिन इन बीच में जो जो भी जितना भी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होता है मतलब बनता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनिक जितना भी रिएक्शंस है उसमें मोस्ट ऑफ देम आर लाइक थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता है। वन ऑफ देम इज फ्री रेडिकल्स, देन कार्बोकैटायंस। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कार्बोकैटायंस कैसा होगा, पॉजिटिव कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बेनाइन ये एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला कुछ होगा। ठीक है, अभी इन सब के बारे में अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स है एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोथ बोथ मतलब जितना भी होगा उन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दीज आर फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक फिजन। याद था, याद है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, अच्छे से याद करो। अगर लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है ना, तो लास्ट लेक्चर देख के आओ, एटलीस्ट लास्ट का पार्ट देख के आओ, फ्यूजन वाला पार्ट देख के आओ, वरना ये लेक्चर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इंटरमीडिएट्स वाला। तो बार बार मैं होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के बारे में बात करूंगा, बार बार रेफर करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वाला अच्छे से देख लो। अगर देख लिया है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं कि होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। तुमको याद ही होगा होमोलाइटिक फ्यूजन कैसा था। सपोज ए ए एक बॉन्ड था, मतलब ए एंड ए के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एंड दूसरा यहाँ पे चला आता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चला आता है, एंड इट गिव्स राइज टू ऐसा कुछ, मतलब ए के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा ए के ऊपर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। दीज आर नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। ठीक है, दीज आर नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। एंड यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कैरिड बाय कार्बन एटम, इट इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल्स एग्जाम्पल्स के तौर पे देखे, सपोज CH4 है, मतलब CH3 एंड H। ठीक है, मतलब C में टोटल 4 H होता है ना, तो सपोज एक का हम लोग देख रहे हैं, सपोज इस बॉन्ड का देख रहे हैं, तो देयर इज CH3 एंड दिस H। ठीक है, तो CH3 एंड H, इसका अगर मैं होमोलाइटिक फ्यूजन कर लूँ, तो एक जाएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक जाएगा यहाँ पे,
सो दिस विल गिव राइज टू समथिंग लाइक दिस CH3, उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड H के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इन रियलिटी ऐसा हम लोगों को दिखाई नहीं देता, ऐसा हम लोगों को दिखाई नहीं देता। लाइक मीथेन मतलब CH4 स्पॉन्टेनियसली ऐसा मतलब क्लीवेज नहीं करता, ठीक है। दिस आर स्पेसिफिक कंडीशंस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि CH4 कहीं पे है तो वो डायरेक्ट टूट के CH3 डॉट एंड H डॉट बन जाता है, मतलब CH3 विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड H विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बन जाता है। इन रियल लाइफ इट गोज समथिंग लाइक दिस। सपोज मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सपोज CH3 मतलब CH3H है, CH4 है, एंड यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स है। तब ये यहाँ पे इस तरह से होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, एंड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, एंड इट गिव्स राइज टू समथिंग लाइक दिस HCl, ठीक है। क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है CH3 विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज नथिंग बट कार्बन फ्री रेडिकल। ये रियल लाइफ में दिखाई देता है। दिस इज थियोरिटिकल। ऊपर वाला जो है वो थियोरिटिकल है, सेम ही प्रोसीडियर से जाता है, लेकिन वो थियोरिटिकली पॉसिबल है। एंड रियल लाइफ में ऐसा होता है कब, जब हम लोग कुछ देंगे, ऐसा मतलब रिएजेंट कुछ देंगे रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तभी फ्री रेडिकल्स आएगा। स्पॉन्टेनियसली हवा में ऐसा नहीं हो जाएगा। मीथेन अगर है वो स्पॉन्टेनियसली ऐसा फ्री रेडिकल्स पे कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ रिएजेंट देने के साथ ही बाद ही होंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल समझ में आ गया। ये सिर्फ छोटा छोटा चीजें हैं जो दीज आर द बेसिस ऑफ मतलब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर ही बेस करके बाकी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बिग रिएक्शंस तुम लोग पढ़ोगे, नेम्ड रिएक्शंस पढ़ोगे, जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ोगे, इन सब का बेसिस ही है ये फ्री रेडिकल्स मतलब इंटरमीडिएट समझना, ठीक है। तो मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारा रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब अगर मैं बोल दूं कि ये फ्री रेडिकल्स है तो समझ में आना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। दीज आर स्मॉल थिंग्स बट फ्यूचर में ये दिस विल बिकम वेरी बिग थिंग्स, मतलब जब फ्यूचर के चैप्टर्स में, तो इसलिए ध्यान से देखना इज इम्पोर्टेंट। चलो, अभी क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्लासिफिकेशन मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होता है ना, इसको हम लोग तीन हिस्से में मतलब तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी, प्राइमरी इज ऑल्सो डिनोटेड एज 1 डिग्री, सेकेंडरी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 2 डिग्री से, एंड टर्शियरी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 3 डिग्री से, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ और ही था, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। प्राइमरी इज 1 डिग्री, सेकेंडरी इज 2 डिग्री एंड टर्शियरी इज 3 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू इट। मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कैसा होता है, सपोज एक कार्बन को ले लिया एंड यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, और एक कार्बन को ले लिया मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है। अल्काइल ग्रुप्स मतलब अल्काइल ग्रुप्स कैन बी एनीथिंग। मैंने बोला था ना CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। C2H5 क्या होता है, CH2CH3 ऐसा हो सकता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकता है। सो अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, और सिर्फ एक है, मतलब एक है CH3 है, ठीक है, एंड ये एक कार्बोकैटायन है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है। दीज आर कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकैटायंस या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायंस। अगर दो एल्काइल ग्रुप लेके चल रहा है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप को चलो हम लोग ना CH3 ही नहीं बोलते, एल्काइल ग्रुप को हम लोग जो एल्काइल ग्रुप का नोटेशन होता है उससे ही हम लोग दिखा देते हैं। एल्काइल ग्रुप का नोटेशन होता है बेसिकली R। एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज R। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है, तब भी हम लोग उसको 1 डिग्री बोलेंगे। एक भी नहीं है तब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज अगर दो एल्काइल ग्रुप्स आ जाता है, एक कार्बन फ्री रेडिकल है, उस पर दो एल्काइल ग्रुप्स है, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सॉरी सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल्स। एंड अगर तीनों ही कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप्स अगर अटैच्ड है, तीनों ही अगर अल्काइल ग्रुप्स है, देन इट बिकम्स 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकैटायंस, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में तो आ गया होगा। अल्काइल ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है, हाँ CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि जनरल फॉर्म भी तुम लोगों को पता चल जाए।
ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो क्या होता है स्टेबिलिटी, मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, वो एक्चुअली में होता है सबसे कम होता है CH3 डॉट का, मतलब ये जो 1 डिग्री में एक दो दो दिखाया था ना, दिस इज CH3 डॉट, ठीक है। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होता है 1 डिग्री, मतलब वो एक R लगा के, RCH3, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है जो 2 डिग्री होता है, एंड देन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन इज जितना मोर, मतलब अगर अगर एल्काइल ग्रुप्स मोर हो जाता है तब क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारा ग्रुप्स है जिसके ऊपर वो नेगेटिव चार्जेस आ सकता है, ठीक है, वो घूम सकता है। डीलोकलाइजेशन इज नथिंग बट वो घूमेगा, नॉट नॉट लिटरली चार्जेस ऐसे घूमते नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी देगा कि सपोज वो थोड़ा बैलेंस कर देगा, कोई और ग्रुप आके उस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बैलेंस कर देगा। तीन, क्योंकि ग्रुप है 3 डिग्री में, क्या होता है 3 डिग्री में 3 ग्रुप्स होता है ना, 3 डिग्री में 3 ग्रुप्स होते हैं। तो सपोज इस ये थोड़ा बैलेंस कर देगा, नेक्स्ट ये भी थोड़ा बैलेंस कर देगा, ये भी थोड़ा बैलेंस कर देगा, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री में एक R कम है, एक एल्काइल ग्रुप कम है, तो वो थोड़ा कम स्टेबल कर सकता है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी भी कम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा, डीलोकलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा, एंड सो स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर इट। नेक्स्ट हम देखेंगे जियोमेट्री ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो जियोमेट्री कैसा होता है, फ्री रेडिकल्स का जियोमेट्री ऐसा होता है, इट इज ऑफ ट्रायगोनल प्लेनर शेप। ट्रायगोनल प्लेनर शेप। अभी ये मत पूछना कि ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप के बारे में तो हमें नहीं पता, क्योंकि बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन भी समझा दिया था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, एंड ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, दिस इज sp2 वाला जियोमेट्री, एंड सॉरी sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन, एंड द जियोमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ये है फ्री रेडिकल्स का जियोमेट्री, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है, सिर्फ समझो अभी चीज़ों को, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ ताकि रिवीजन में हेल्प हो जाए, लेकिन ये मोस्ट ऑफ देम आर इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन, जो जितना भी रिएक्शंस आने वाला है अभी के लिए। चलो नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल्स का, यही सब समझना है। फ्री रेडिकल्स क्या है, कैसे होता है, मतलब कौन से फ्यूजन से होता है, क्लासिफिकेशन समझना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझना है, एंड उसका ज्योमेट्री समझना है, ठीक है। चलो अभी कार्बोकैटायंस क्या होता है, कार्बोकैटायंस आर दोज कार्बन, ठीक है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखा है कि एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये तो समझ में आ गया क्योंकि कैटन है, कैटायन है, नाम में ही कैटायन है, तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन का मैं फंडा समझाता हूँ। कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो सब फील्ड होगा, ठीक है, मतलब सब फील्ड होगा, तो यहाँ पे H एक आएगा, यहाँ पे H एक आएगा, यहाँ पे H एक आएगा, एंड यहाँ पे H एक आएगा। देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि वन ऑफ देम इज मिसिंग एंड देर इज अ पॉजिटिव चार्ज उसके जगह पे। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, देर आर 1 2 3 4 एंड 5 6, तो दिस इज द 6 इलेक्ट्रॉन का फंडा, जो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है। तो ये मत पूछना कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये है 6 इलेक्ट्रॉन का फंडा, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्या है, दिस इज फॉर्म ड्यूरिंग द हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब वो हेटेरोलाइटिक होता है, अनइक्वल ब्रेकिंग होता है, तब भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है CH3CN। अभी CN क्या है, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3, ठीक है। मिथाइल ग्रुप से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा ना, उनमें से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये चुरा के लेके जाएगा। अगर वो चुरा के लेके गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, एंड ये बन जाएगा CN नेगेटिव। ये जो CH3 पॉजिटिव बन गया, दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन, और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, दिस इज द मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस इज द मिथाइल कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन क्या है? सेम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो हमको समझ में आ गया कैसे होता है। अगर कोई भी नहीं रहता, कोई भी अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी। एंड ऑल्सो अगर एक अल्काइल ग्रुप्स है तब भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज प्राइमरी। दीज आर ऑल प्राइमरी। नेक्स्ट इज सेकेंडरी, मतलब दो दो अल्काइल ग्रुप्स है। ओ सॉरी, अब भी मैं अल्काइल ग्रुप्स को CH3 दिखा रहा हूँ। अल्काइल ग्रुप्स को चलो हम लोग R दिखा देते हैं, इजी होगा। दिस आर दिस आर दिस आर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोकैटायन है, तो ये बन गया 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी। नेक्स्ट इज अगर सभी अगर अल्काइल ग्रुप्स है, सब अगर अल्काइल ग्रुप्स है, तब वो बन जाएगा 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। एंड उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा रहेगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी CH3 पॉजिटिव, सबसे कम, उससे कम है 1 डिग्री, जो मतलब एक मिथाइल सॉरी एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, फिर 2 अल्काइल ग्रुप वाला अटैच सेकेंडरी, एंड उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा टर्शियरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका रीजन भी वो सेम ही है, रीजन भी सेम ही लिख सकते हो कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होगा, अल्काइल ग्रुप्स अगर ज्यादा होगा, उतना जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उतना ही डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दोज अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए उसका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जियोमेट्री ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का जियोमेट्री कैसा है? कार्बोकैटायंस का जियोमेट्री है सेम ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अभी इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, सिंपल ट्रायगोनल प्लेनर है एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड इसका शेप है ट्रायगोनल प्लेनर। कहाँ पे समझ लिया हम लोगों ने इस शेप्स के बारे में? जियोमेट्री वाले लेक्चर्स में, अभी भी नहीं देखा हो तो जाके देख लो। चलो, कार्बन आयंस क्या होता है? कार्बन आयंस नाम से ही पता चल रहा है एनायंस है। एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। सो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिवली चार्ज कार्बन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन होने से क्या होता है? देखो, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड इज वैलेंस शेल। अभी क्या है, वो तो दिखाया था ना मैंने, अगर सपोज यहाँ से तो कोई जा नहीं रहा है, यहाँ पे सब सेम ही है, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक और लाइन भी है, उसको भी हम लोग को तो पता ही है, अगर अनइक्वल ब्रेकिंग होगा तब भी तो होगा, अगर इक्वल ब्रेकिंग होगा तब तो वो फ्री रेडिकल्स ही बन जाएगा। अनइक्वल ब्रेकिंग होता है तभी वो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कहलाता है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से ही कार्बन आयंस बनता है। एंड ये बनता है सपोज CH3Cu अगर है, इस केस में Cu इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड CH3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी खींचा चला आएगा, तब वो क्या बन जाएगा? CH3 नेगेटिव। ठीक है, एंड Cu विल बी पॉजिटिव। दिस इज मिथाइल कार्बोनाइन। एंड वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का फंडा अगर बाय चांस समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। कार्बन के आसपास कितना टोटल इज 4, तो सपोज 4 है, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो इट बिकम्स 8। यहाँ से 8 आ रहा है? नहीं, एक्चुअली नहीं जी, यहाँ पे तो हम लोगों का CH4 नहीं है ना, CH3 है। तो सपोज इसको मैं एक मिटा देता हूँ, कितना है? 2 2 4 2 6, 2 6 मतलब सब मिला के 6 ऑलरेडी है CH3। लेकिन क्या ये CH3 सिर्फ CH3 है? नहीं, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टूट रहा है, यहाँ पे फिजन हो रहा है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था अगर इक्वल डिवाइड होता तब बन जाता क्या? फ्री रेडिकल्स। क्योंकि ये इक्वल डिवाइड नहीं हुआ, एक के ऊपर चला गया। किसके ऊपर चला गया? CH3 के ऊपर चला गया। तो जो जिसके ऊपर चला गया यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ये बना देगा 8। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7 एंड 8, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अभी क्लासिफिकेशन क्या है? सेम सेम क्लासिफिकेशन है। सपोज 3 ही हाइड्रोजन है, या फिर मान लो कि एक हाइड्रोजन कम है, उसके जगह पे एक एल्काइल ग्रुप है, दिस आर बोथ 1 डिग्री। और एल्स हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप्स है,
एंड नेगेटिव चार्ज है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन है। एंड अगर 3 ही कार्बन के साथ अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स है तब वो बन जाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में याद रखना सबसे कम होगा 3 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, क्योंकि ज्यादा आ गए और बाकी का भी अल्काइल ग्रुप्स क्या करेगा, उसको और धकेलेगा, मतलब उसका भी तो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए 3 डिग्री सबसे अनस्टेबल होगा। उससे अनस्टेबल कौन सा होगा? 2 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स है। उससे भी अनस्टेबल होगा 1 डिग्री। उससे भी, सॉरी, उससे भी थोड़ा स्टेबल होगा, दीज आर ऑल स्टेबल्स। उससे भी थोड़ा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल CH3। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? एल्काइल ग्रुप जब बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ रहा है तब क्या बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है ना, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा एंड स्टेबिलिटी विल बी लोअर। ठीक है, याद रखना, स्टेबिलिटी विल बी लोअर। एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट्स स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तब उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए उल्टा है ऑर्डर। ठीक है, इसका जियोमेट्री देख लेते हैं। इसका जियोमेट्री होता है ट्रायगोनल, नहीं नहीं अभी प्लेनर नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, दिस इज ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, से एम्प्टी शेल जो फिलअप नहीं है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। याद रहेगा? याद तो रहना चाहिए अब तक। मैं आशा करता हूँ कि बॉन्डिंग वाला चैप्टर तुम लोगों ने अच्छे से धूमधाम से कमाल से पढ़ लिया, पिरामिडल पढ़ लिया एंड समझ लिया, एंड इसीलिए ऑर्गेनिक कर रहे हो। ऑर्गेनिक समझने के लिए थोड़ा इनऑर्गेनिक वाला भी पार्ट जरूरी है भाई। चलो, अच्छे से करो। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने कर लिया। दीज आर ऑल द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हम लोगों को पढ़ना था। फ्री रेडिकल्स पढ़ लिया, कार्बोकैटायंस पढ़ लिया, कार्बन आयंस पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इफेक्ट्स जितना भी है, हम लोग एक्चुअली इफेक्ट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इफेक्ट्स क्या होता है? ये इफेक्ट्स एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चीज, मतलब कोई अगर सपोज कोई एक फंक्शनल ग्रुप है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या फिर कोई रिएजेंट दे दिया तुम लोगों ने कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उसके वजह से, सब्स्टिट्यूएंट के वजह से या फिर रिएजेंट के वजह से या फिर कुछ कंडीशंस के वजह से, अगर तुम्हारा जो मेन कार्बन का जो चेन है, जो कार्बन का ग्रुप है, जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, ड्यू टू दोज थिंग्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है और द रिएजेंट्स, उन सब की वजह से अगर कोई चीज उसके ऊपर चेंज होता है, मेन जो कार्बन चेन है उसके ऊपर अगर चेंज होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पर कोई इफेक्ट लगा है। सपोज ए एक कार्ब मतलब मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैंने, इसके साथ मैंने एक रिएजेंट दे दिया बी। ड्यू टू बी, ए के ऊपर अगर कोई चेंजेस आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज इफेक्टिंग, मतलब बी का कोई इफेक्ट गिर रहा है ए के ऊपर। अभी हम लोगों को वही इफेक्ट्स पढ़ना है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जितना भी इफेक्ट्स होता है ड्यू टू सम सब्स्टिट्यूएंट और सम रिएजेंट्स, इन सब के वजह से जो इफेक्ट्स है वो सबको पढ़ना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। हम लोग पढ़ेंगे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। अभी रेजोनेंस को ही बहुत सारे जगह पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, दो इट इज अ लिटिल डिफरेंट बट ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड लास्ट में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब हम लोगों को और भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अभी से मैं किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ, कोई भी इफेक्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे। एंड शुरू करेंगे किससे? शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हट जाना, लेकिन पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, टोटली हट जाना नहीं है, थोड़ा सा हट जाना। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा हट जाए एलोंग ए सैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब वही कार्बन चेन में, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। अभी बहुत सारा जार्गन्स तुम लोगों को मिल गया, बहुत सारा साइंटिफिक वर्ड्स मिल गया, क्या है मतलब क्या है? पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है। ठीक है,
चलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यही फंडा है कि सपोज मेरे पास एक ए है एंड बी है। सपोज ए एंड बी ज्वाइंट है, ठीक है। मतलब किससे ज्वाइंट है? एक कोवलेंट बॉन्ड से, एक सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है, ठीक है। अभी सपोज ए इज आवर मेन चेन एंड बी इज आवर ग्रुप, जो भी जितना भी मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी जितना भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा मेन ग्रुप पे, ठीक है। ए अगर मेन ग्रुप है उसके ऊपर डोनेट करने की कोशिश करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके वजह से जो इफेक्ट्स आएगा, ठीक है, वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा किसी किसी और की तरफ। सपोज ए में है एंड बी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो वो ए की तरफ हटके थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा ए की तरफ खींचा चला आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो बी की तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। इस इफेक्ट को ही हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है तब क्या होता है? मेन चेन की तरफ चला जाएगा ना, मेन चेन की तरफ सिग्मा बॉन्ड्स चला, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब वो बन जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसको अगर हम लोग मतलब नोटेशन में लिखना है तो ऐसा कुछ होता है। सपोज कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन है एंड देयर आर हाइड्रोजन अटैच, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, एंड देयर इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी में लिख देता हूँ। अगर ईडीजी है वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा धकेलेगा, इसको पुश करेगा। इसको अगर पुश करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुश करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पुश हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पुश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुश होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुश होगा? कौन सा कार्बन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुश फील करेगा? ऑब्वियसली दिस वाले में सबसे ज्यादा होगा। इसमें और भी कम, इसमें और भी कम, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा, उसमें कम, उसमें और भी कम। अब ये जो कम होता है, ये क्या बहुत कम हो जाता है मतलब पूरा ही इलेक्ट्रॉन्स क्या चला आता है? नहीं। यहाँ पे हम लोगों का डेफिनेशन में ही लिखा था देयर इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाते हैं? सपोज थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉन इधर में आ गया तो इलेक्ट्रॉन का वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, माइंड यू। पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। कितना आएगा? थोड़ा सा आएगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डेल नेगेटिव से। दिस इज डेल नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा, बहुत ही पिद्दू सा आएगा। एंड उसके बाद वाले में और भी कम, तो इसका क्या हो जाएगा? डेल ऑफ डेल नेगेटिव। इन इसमें और भी कम, तो डेल ऑफ डेल नेगेटिव। एंड इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि वो धकेल रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स चला जा रहा है इसके आसपास से, तो ये क्या बन जाएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब डेल का पॉजिटिव। समझ में आ गया? दिस इज पॉजिटिव इंडक्टिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसका दो तीन एग्जांपल्स मैं लिखा देता हूँ। एक होता है एच, सिर्फ एच, देन CH3, ठीक है। जितना भी अल्काइल ग्रुप्स है, CH2 CH3 भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है C, फिर उसके बाद CH3 ऐसा भी हो सकता है। दिस आर ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और लिखा देता हूँ, तीन भी हो सकता है, सॉरी CH होगा यहाँ पे ना, CH, एक दो तीन, जहाँ यहाँ पे तीन भी हो सकता है, CH3 एंड CH3। दिस आर ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पुश करेगा। एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बन जाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, फिर इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगेगा? नेगेटिव टाइप का। कैसा होगा? सेम तीन कार्बन का ही ले लेता हूँ। तीन कार्बन का क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि तीन कार्बन तक ही इसका इफेक्ट चलता है, उसके बाद वो नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको हम लोगों को पता, मतलब पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा खुद की तरफ।
खुद की तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, पिद्दी सा नेगेटिव, मतलब डेल का नेगेटिव। एंड यहाँ से खींच रहा है तो ये पिद्दी सा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा खींचेगा, इससे भी कम, तो ये डेल का पॉजिटिव। एंड ये और भी कम, तो ये बन जाएगा डेल का पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल्स देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का बहुत सारे एग्जांपल्स है। जितना भी हेलोजेंस होता है, एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सब। फिर नेक्स्ट COOH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। CN जो मैंने एग्जांपल में भी दिया था, वो क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायंस का। फिर NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। फिर CF3 भी होगा, CF3 कॉमन एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखना। दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एंड जनरली नोट में लिख सकते हो, ऐसा नोट में ऐसा लिख सकते हो, जनरली अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, देन द कार्बन चेन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप देन कार्बन चेन अगर होगा, तब वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही बन जाता है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, तब वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जनरली तुम अगर किसी मतलब याद ही नहीं आ रहा है कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब ये वाला फंडा, ये वाला लॉजिक तुम लगा सकते हो। ठीक है, उससे तुम लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया मिल जाएगा। चलो, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है, क्या है, रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या बोला है, देखो डेफिनेशंस में थोड़ा सा देखेंगे कि सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी, मतलब मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। कहीं पे सुना सुना लग रहा है ये वाला, हाँ सुना सुना तो लग रहा है। कैसे सुना लग रहा है, दिखाऊंगा। चलो, क्या बोला है कि सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, they can only be explained by some hypothetical structures known as resonating structures or canonical structures। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली रेजोनेंस के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ये पकड़ के चलो कि रेजोनेंस उसको ही बोलते हैं जब कोई किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर एंड दे कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोज कंडीशंस द इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या बोला था, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफरेंस है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट डिफरेंस हैंड किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। एंड यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, मतलब फुल्ली डीलोकलाइज होता है, कोई थोड़ा सा खींचता नहीं है, पूरा ही खींच के ले जाता है, डीलोकलाइज होता है, घूमता रहता है। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द कंपाउंड, एक ही प्लेन में रहेगा, दूसरे प्लेन में नहीं आएगा, XY प्लेन में है तो XY प्लेन में रहेगा, लेकिन फुल डीलोकलाइजेशन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, नॉट आवर सिंपल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे। एंड ये जो मैंने पहले थोड़ा बताया था ना कि रेजोनेंस कहीं पे सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ पे सुना होगा, ये रेजोनेंस हम लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, कई जगह पे तुम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा देखा है, ऐसा। एंड कई जगह पे तुम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा है, ऐसा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कई जगह पे तुम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी देख सकते हो, ऐसा। सो इसमें चेंजेस क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल बेंजीन्स, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, सब अगर बेंजीन है तो स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स रहेगा तो सब सिग्मा बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स आएगा तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ये जो डबल बॉन्ड्स का पाई बॉन्ड्स है, दीज आर, क्योंकि ऑल्टरनेट में है, यहाँ पे गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे गैप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे गैप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ड्यू टू दिस गैप्स, ड्यू टू दिस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ड्यू टू दिस ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे नहीं होता, वो क्या हो जाता है, वो डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज मतलब वो अपनी जगह से हिल के
दूसरे जगह पे चला जाता है, ठीक है। वो डीलोकलाइज होके पहले यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, देन ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, दिस विल कम टू दिस, एंड ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। सो दीज आर ऑल सेम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, यहाँ पे भी जहाँ पे खाली है वहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। एंड इसलिए हम लोग सर्कल दे देते हैं, कोई डबल बॉन्ड दिखाते ही नहीं, डायरेक्ट सर्कल दे देते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, सर्कल वाइज घूम रहा है, ठीक है। बेंजीन के प्लेन में वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना जरूरी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है। सिंपल सा चीजें हैं। अभी एग्जाम्पल देखिए रेजोनेंस का। सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया CH2 CH, फिर CH CH एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ज्यादा बड़ा हो, पॉजिटिव, ठीक है। अभी ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा दिखाई दे रहा है। तब ये क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना या फिर डबल बॉन्ड्स जो होगा ना, ये दिस विल बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड कैसे? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, कैसे बन जाएगा? CH2 CH, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तब ये CH यानी ये बन जाएगा CH2, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? एंड दिस कैन ऑल्सो कम, ये वाला चेंज होके ऐसे भी हो सकता है, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, CH एंड CH2, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है एंड डबल बॉन्ड्स का भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इस डीलोकलाइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल और एक दिखते हैं 2, ठीक है। सपोज ये वाला स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, ऑक्सीजन, उसके पास 2 लोन पेयर्स है एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर्स है ना, ये जो लोन पेयर्स है ये अटैक करेगा, कहाँ पे? ये अटैक करेगा यहाँ पे, एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे चार्ज को लेके चला जाएगा। अगर चार्ज को लेके चला गया तब वो रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, लोन पेयर की वजह से, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हट गया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड था ये टूट गया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे लोन पेयर को लेके गया। अभी लोन पेयर यहीं पे आके खुश नहीं है, लोन पेयर को और भी जाना है, कहाँ पे जाना है? लोन पेयर को बोल रहा है कि यहाँ पे जाना है। अगर ये यहाँ पे चला गया तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे था एंड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ओ ओ ओ, दिस इज पॉजिटिव, एंड जहाँ पे खाली हुआ है जगह वहां पे लोन पेयर चला गया। तो तुम सोचोगे कि लोन पेयर अभी तो खुश है, वहां पे तो चला गया, नहीं नहीं नहीं, लोन पेयर अभी भी खुश नहीं है। लोन पेयर बोलेगा कि नहीं, मुझे ये वाला जगह चाहिए, क्योंकि ये वाला जगह ले लिया इसने, बोला कि चलो मैं ही थोड़ा जगह खाली कर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये बॉन्ड टूट के चला जाता है वहां पे। तब रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ओ, ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अभी भी तुम बोलोगे कि अभी तो खुश हो जाएगा, अभी तो खुश हो जाएगा, नहीं, उसको ये वाला जगह भी चाहिए, क्योंकि ये वाला जगह गया तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे चला गया तो रिएक्शन बन जाएगा, मतलब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा कुछ ऐसा, ऑक्सीजन, दिस, एंड यहाँ पे क्योंकि चला गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर्स एंड पॉजिटिव चार्ज। फिर भी वो खुश नहीं, क्या करेगा वो, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा एंड, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो फिर से यही स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है? मतलब वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। फिर से अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लोन पेयर क्या करता रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा। इस घूमने को ही हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, इस घूमने को हम लोगों ने नाम दिया रेजोनेंस। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है?
थोड़ा थोड़ा समझने से ये होगा, ज्यादा समझना भी नहीं है अभी के लेवल के लिए, थोड़ा थोड़ा समझो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा एंड याद भी रहेगा एंड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो एंड योर मार्क्स विल इंक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज और रिलेटेड, रेजोनेंस के साथ रिलेटेड ही मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में वही सेम चीज ही होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्यों, किसी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लाता है एंड दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज नोन एज इज ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नोन एज नहीं, इज ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल है सपोज CH2CHCl। ठीक है, क्लोरीन में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर है, ये लोन पेयर्स क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये यहाँ पे चला जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या होता है, टूटता रहता है एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता रहता है। देयर विल बी टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हियर। ठीक है, समझ में आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी समझ में आ गया। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट का भी टाइप्स होता है, क्या क्या, देयर इज प्लस एम इफेक्ट। ये क्या कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट टू द सिस्टम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग वाला केस ही थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को धकेल के दे गया, ठीक है, मेन ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन्स को धकेल दिया, पुश कर दिया, तब वो बन जाएगा प्लस एम इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूएंट से खींच के ले लिया, तब वो बन जाएगा माइनस एम इफेक्ट। समझ में आया, सिंपल है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। सपोज ये वाला एग्जाम्पल समझ लो, सपोज एक बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे ऑलरेडी रेजोनेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक मैं NH2 दे दूँ, जहाँ पे देयर इज अ लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा एंड दिस विल गो टू हियर, राइट, आई एम सॉरी, दिस विल गो टू हियर एंड सो ऑन, ये रेजोनेंस और भी ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी तो बेंजीन रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन क्योंकि NH2 ग्रुप है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड ये किस वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, NH2 इज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि NH2 की वजह से हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हो रहा है, दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट एंड पुश कर रहा है, इसीलिए ये प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सब ग्रुप्स का नाम, एक्स मतलब वो हेलोजेंस जितना भी होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज OH ग्रुप करता है, फिनॉल अगर होता है तो OR। ठीक है, NH2, इसका तो एग्जांपल ही दे दिया। फिर OCOR, OCOR, फिर NHR, फिर NR2। ठीक है, फिर NHCOR, ये भी करेगा। R मतलब यहाँ पे R इज एल्काइल ग्रुप, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आर इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप। एंड नेगेटिव एम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द सिस्टम टू द सब्स्टिट्यूएंट, ये खींच के लेके जाएगा, जो मेन मेन जो सिस्टम है, मेन जो ग्रुप है, मेन जो कार्बन चेन है, वहां से खींच के अपनी तरफ लेके जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सपोज बेंजीन रिंग है जिसमें रेजोनेंस ऑलरेडी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डस्ट है, सपोज NO2 ग्रुप है, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्डिंग के बारे में बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में कहा दिया हुआ है, अगर नहीं आता तो देख लो, अभी भी टाइम है। चलो, ये क्या करेगा, ये खींच के लेके जाएगा, ये खींच के लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ से खींच रहा है, तो ये डबल बॉन्ड से खींच रहा है, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे, दिस इज नोन एज माइनस एम इफेक्ट, माइनस सॉरी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप करता है, COOH करता है, CHO करता है। ठीक है, C डबल बॉन्डेड हो मतलब कीटोन करता है, फिर साइनाइड करता है एंड NO2 तो करता ही है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये NO2 का दिया था। ठीक है, तो याद रखना ये सब ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा क्या क्या इफेक्ट देता है, प्लस या माइनस। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जब आएगा तब तो मैं समझा दूंगा ही, तब तो मैं बोलूंगा ही, पढ़ पढ़ लिया होता, या फिर पॉज करके पढ़ लो अभी। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ कि तब पॉज मत करो, अभी पढ़ लो, इजी है, इसे याद ही रखना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, मेसोमैरिक तो हो गया, अभी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, नॉट डीलोकलाइजेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, किसका, बॉन्ड पेयर्स का, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर ही ट्रांसफर हो जाता है किसमें, टू एनी ऑफ द एटम ऑफ द डिमांड। ठीक है, मतलब अगर कोई रिएजेंट आता है, अगर वो डिमांड करता है कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दो मुझे, तब वो क्या करता है, जो मेन ग्रुप होता है उसको दे देता है। हाँ हाँ, चलो चलो, ठीक है ठीक है, गेस्ट है ना, रिएजेंट्स आर गेस्ट, राइट। तो गेस्ट को मतलब पूरा एकदम सेटिस्फाई करके रखता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो दे देता है। ठीक है, आप खा लो खा लो, आप खा लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स खाने का मन कर रहा है, खा लो आप। ठीक है, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। और याद रखना कि इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट में हर वक्त क्या होता है, जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहा है, ये तो याद मतलब डिफरेंस या समझ में आ ही गया रेजोनेंस के साथ इसका डिफरेंस, कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लेकिन याद रखना कि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स चला तो जाता है लेकिन फिर से वापस भी आ जाता है, जहां से गया था वहां पे फिर से वापस आ जाता है। इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। सपोज ए बी एक बॉन्ड है, ठीक है, कोई भी लाइक ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड में ऑलरेडी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एंड यहाँ पे कोई और एक रिएजन मैंने दे दिया सी, जिसको क्या है, डिमांड है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसको भूख लगा है, तो वो क्या करेगा, ये तोड़ के वो दे देगा। ठीक है, ये तोड़ के डायरेक्टली वो दे देगा। अभी इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट का भी दो दो टाइप्स है, और टाइप्स के मैं डायरेक्ट टाइप्स में ही चला गया, क्योंकि वहां से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे जब इजी हो जाएगा। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, जैसा कि तुम लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब हर इफेक्ट का ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही होता है। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट कैसा होता है, यहाँ पे सपोज है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, CH2 सपोज H, ये CH and H, ये वाला है, दिस इज CH2 ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं एक H पॉजिटिव को लेके आऊँ, मतलब एक रिएजन के तौर पे H पॉजिटिव डाल दूँ, H पॉजिटिव कहाँ से आता है, कोई भी एसिड से आ जाएगा। ठीक है, तब ये क्या करेगा पता है, चलो मैं एरो से दिखाता हूँ, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट के, ये डबल बॉन्ड टूट के खुद के ऊपर चला जाएगा, और इट कैन बी सीन एज ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा, और इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ऐसा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तब ये क्या बन जाएगा पता है, CH, H एंड H, ये H को ले लेगा वो। ठीक है, एंड ये क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे H and H, अभी इसका तो सब ऑर्बिटल्स फील्ड अप हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट बॉन्ड, ये तो 3 बॉन्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फिलअप नहीं हो रहा है, इसलिए इसके वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके लिए ही इसका नाम है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। यहाँ पे तो धकेलने वाला और मतलब पुश एंड पुल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट नाम ही आया क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड टूट के एक पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करूँ, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी ये मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूँ, CH2 का, सॉरी CH2 का एग्जांपल लेता हूँ। और यहाँ पे अगर एक नेगेटिव स्पीशीज है, CN नेगेटिव, सपोज साइनाइड है, तो वो क्या करेगा पता है, ये ऐसे रिएक्ट करेगा कि ये जगह खाली कर देगा। क्योंकि ये जगह खाली कर दिया, तब क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच गया ना, पॉजिटिव बन गया ना, एक तो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये तो चला गया, ये तो नेगेटिव बन गया। सिंपल सा फंडा है ना, देखो यहाँ पे क्या था, बॉन्ड्स था। बॉन्ड्स कब टूटता है, जब मतलब बॉन्ड्स अगर टूटता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, सपोज HCH, ये पे सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसने बॉन्ड को ले लिया तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, CN आके ज्वाइन होके बैलेंस करेगा। सेम फंडा ऊपर भी लगा है, देखो ये जो टूटा है ना, ये जो टूट गया, तो ये सपोज क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ये सपोज नेगेटिव बन गया। इस नेगेटिव को कौन किसने बैलेंस किया, इस H पॉजिटिव ने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये ज्वाइन हो गया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसा ही फंडा है।
क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का जन्म हुआ था, मतलब फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए उसका नाम हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सिंपल है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट जो इफेक्ट है, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? पाई बॉन्ड्स का कंप्लीट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को तो देख लिया। अभी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का दो दो देख लिया, क्या क्या, एक तो था मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, एक तो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन, नॉट पार्शियल, डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन चला ही जाता है, कौन सा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, दूसरा कोई बॉन्ड का नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ही होगा। एक एल्काइल ग्रुप से दूसरे अनसैचुरेटेड सिस्टम या फिर खाली पी ऑर्बिटल्स में अगर चला जाता है विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। बहुत सारा जार्गन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। सपोज ये वाला है CH3 CH2, ये वाला अगर एक स्पीशीज है, वो क्या करेगा? खुद में ही चेंजेस कर लेगा, खुद को ही सेल्फ अरेंज कर लेगा। कैसे? ऐसे सपोज दो हाइड्रोजन को छोड़ दो, एक हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली देयर इज टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो CH2 पॉजिटिव है, उसमें क्या होगा? दो हाइड्रोजन है एंड एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वो क्या, उसको क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख है। और वो क्या बोलेगा? साइड वाला जो CH3 है, वो क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा कि हाँ हाँ, तुम्हें तो भूख है, चलो ठीक है, मैं ही टूट जाता हूँ, तुम भूखे मत मरो। मैं नहीं खाना खाऊंगा, मेरा पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेरा जो खाना है, मैं नहीं खाता, तुमको दे देता हूँ, तुमको दे देता हूँ। ये क्या करेगा? तुमको दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं दूसरे कलर से एरो दिखाता हूँ। तुमको मैं इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, मैं खुद टूट जाता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है, ये मैं खुद टूट जाता हूँ, तुमको इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ ताकि तुम खुश रहो, तुम भूखे पेट मत सो, तुम कुछ ऐसा बन जाओ CH2, शेयर होने के बाद बन जाओ CH2। और मैं अकेला भूखा पेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हंसी में हूँ, खुश हूँ, तुम एटलीस्ट भूखे मत रहो, ठीक है। ऐसा हो जाता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक शेयर हुआ? एक CH बॉन्ड से दूसरा जो अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है, दिस इज द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, यहाँ तक ये चला गया इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स चला गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चला गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। तब भी क्या बन गया? उसको हम लोग, जो इफेक्ट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जगह पे रिएक्शंस में आएगा कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन टूट रहा है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। जितना भी हम लोगों ने इफेक्ट्स पढ़ा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। सो याद रखना। चलो, अभी जितना भी इफेक्ट्स हो गया वो तो हो गया खत्म। जाने से पहले थोड़ा सा एक हम लोग, थोड़ा सा छोटा सा एक चीज डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में ही उसका मेंशन है। तो इसको नोट देके तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है ये नोट? एक्चुअली में ये जो जितना भी मैंने इफेक्ट्स तुम लोगों को पता है ना, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोमेरिक, हाँ। तो ये जितना भी मतलब जितना भी इफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और तुम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट है ताकि तुम डिसाइड कर सको कि कैसे रिएक्शन होगा। क्योंकि रिएक्शंस में हम लोगों को पता है कि रिएक्शंस ऑलवेज टेंड टू गिव अस स्टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई रिएक्शन अगर होगा ना, तो इट विल ऑलवेज गिव अस स्टेबल प्रोडक्ट्स। मतलब अनस्टेबल भी देगा, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट्स विल बी द मेजॉरिटी, ठीक है। जो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेगा ना, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स के बारे में तो नेक्स्ट चैप्टर में और भी अच्छे से होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टच दे के रखता हूँ कि जितना भी स्टेबिलिटी होगा, वो प्रोडक्ट ही मैक्सिमम फॉर्म होगा एंड कुछ कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म होगा। लेकिन हम लोगों को इम्पोर्टेंस किसको देना है? स्टेबल प्रोडक्ट्स को देना है। और ये स्टेबल प्रोडक्ट्स का स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा वेरियस इफेक्ट। ये जो स्टेबिलिटी है,
ये डिसाइड करेगा वेरियस इफेक्ट्स। अभी एक ही टाइम पे बहुत सारा इफेक्ट्स काम आ सकता है, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट भी काम आ सकता है, रेजोनेंस भी काम आ सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ सकता है, मेसोमेरिक आ सकता है। तो याद रखना किसका इफेक्ट का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा तुम दोगे, ठीक है? याद रखना हमेशा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट ये जो होगा, ये सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू मिलेगा, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। देन कम्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? देन कम्स हाइपर कॉन्जुगेशन, देन कम्स इंडक्टिव इफेक्ट, देन कम्स इंडक्टिव इफेक्ट एंड लास्ट में होगा इलेक्ट्रोमैटिक, ठीक है? इलेक्ट्रोमैटिक टेम्पोररी है, सो इसलिए इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट का लास्ट में होगा, ठीक है? सो रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, फिर इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट्स। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम ये प्रायोरिटी ऑर्डर सीख जाओ, नोट में लगा दो, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये जेई एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एंड नीट में इस चीज से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? एक ही कंपाउंड दे देगा, उसमें बहुत सारा चीज एक साथ में लगेगा, बहुत सारा इफेक्ट्स एक साथ में लगेगा, क्यों? तो लगने के बाद कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली तुमको वैल्यू देना पड़ेगा रेजोनेंस को सबसे पहले, फिर हाइपरवैल्यूएशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो लास्ट में जाने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि जो मैंने जो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया ना, दिस इज वेरी बोर्ड्स फोकस्ड, वेरी बोर्ड्स फोकस्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में पढ़ाया है, मतलब उसका डेफिनेशंस क्या है, उसका एक्सप्लेनेशंस क्या है। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद रखना ज़्यादा फोकस रहना चाहिए एग्जाम्पल्स के ऊपर, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे नहीं कराया। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स देके, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स देके बोर्ड्स फोकसली कराया है, ताकि तुम इस चैप्टर का भी निपटा दो एंड नेक्स्ट चैप्टर में भी समझने में आसानी हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं कराया, ठीक है? ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो। दिस इज वेरी बोर्ड्स फोकस्ड, ताकि इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आ जाए तब भी तुम समझ सको, एंड नेक्स्ट चैप्टर में जब इसका कॉन्सेप्ट्स लगेगा तब भी तुम समझ सको, ठीक है? डायरेक्ट तुम अंधा धुन ऐसा मत पढ़ने लग जाओ, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये अच्छे से पढ़ाया है, समझने के लिए पढ़ाया है, लेकिन मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं कराया। एंड एग्जाम्पल्स कहाँ पे लगता है? एग्जाम्पल्स लगता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है? कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट आर द एग्जाम्पल्स। एंड एक चीज़ याद रखना, जेईई एंड नीट में तो लगेगा ही, ठीक है? इज़ अ वेरी हाई कंपटीशन, हाई रिवार्ड, हाई रिस्क एग्जाम्स, ठीक है? लेकिन जो सीयूईटी यूजी होता है, सीयूईटी यूजी होता है, ठीक है? फॉर योर बीएससी डिग्री का एग्जामिनेशंस, तो उसका तो सिलेबस ही है 12th का, ठीक है? 12th का सिलेबस ही पढ़ के तुम्हें सीयूईटी यूजी देना है। लेकिन याद रखना, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जीओसी जीओसी 12th का जीओसी समझने के लिए 11 का जीओसी समझना इज इम्पोर्टेंट। 12th का ऑर्गेनिक समझने के लिए 11 का जीओसी एंड 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट वहाँ पे नहीं आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में वहाँ पे नहीं आएगा। एटलीस्ट अगर जेई नीट फोकस में नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर सिर्फ बीएससी डिग्रीज के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी यूजी के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, फिर भी अच्छे से पढ़ो, ये वाला इफेक्ट्स वाला पार्ट भी करो, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मैंने 2-3 चीज़ें स्किप करके चला गया, जो कि है वो एनालिसिस का, ठीक है? एनालिसिस का 2-3 चीज़ें, जो लेजाइनिस फिल्ट्रेट बनाना, ठीक है? लेजाइनिस फिल्ट्रेट कैसे बनाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्लोरीन, एस्टिमेशन, जितना भी एस्टिमेशंस है, वो सब मैंने नहीं कराया, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही कम कम ही आता है, बहुत ही कम रेयर केसेस में आता है, एंड बोर्ड्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने स्किप करके चला गया, क्योंकि दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू 12 में भी नहीं चाहिए, 12 के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी नहीं चाहिए। और एनालिसिस वाला पार्ट तुम लोग शायद तुम लोग प्रैक्टिकल्स में भी कर लोगे, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स में तुम लोग ऑलरेडी कर ही लोगे, ठीक है? तो इसी के साथ जीओसी को कर देते हैं ख़त्म।
थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो भरपूर इसको लाइक करो एंड सबके साथ ये शेयर कर दो, सबको हेल्प हो जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियोस अच्छा लगे हो तब भी सब्सक्राइब टू द चैनल, साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा दो ताकि तुम्हें जब भी नया वीडियोस आ जाए तब तुमको नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि 11 का केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म। हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर होने के बाद हो जाता है ख़त्म, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बाकी रहेगा, वो तो एक लेक्चर का ही मामला है। 12th केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ, पता है मुझे तुम लोगों का नहीं है 12th केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी 12th केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स के पहले थोड़ा रिवीजन के लिए भी थोड़ा वीडियोस आ सकता है। तो इफ़ यू नीड दोज़ रिवीजन वाला वीडियोस, प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो कि हमें रिवीजन वाले वीडियोस भी चाहिए या फिर नीट या जेईई फोकस्ड वीडियोस भी चाहिए या फिर पीवाईक्यूज ही करा दो सर एटलीस्ट। तो जैसा तुम्हें चाहिए होगा वैसा ही हम लोग कराएंगे, लेकिन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर कर पाए और तुम लोगों के पास अच्छा क्वालिटी कंटेंट वीडियोस हम लोग ला पाए। इस वीडियोस का लेक्चर नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो प्लीज़ गो टू आवर टेलीग्राम चैनल। इट इज़ @क्लास विस्टा केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज़ @क्लास विस्टा केमिस्ट्री। एंड अगर सोशल्स में फॉलो करना है, जैसा कि मैं बोलता हूँ मत करो, लेकिन फिर भी अगर करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, सो यू कैन फॉलो अस। फेसबुक में वी आर एट क्लास विस्टा, सर्च करो मिल जाएगा आप लोगों को, ये लोगो फॉलो कर लेना। दिस इज द ऑथेंटिक, जब भी वो लोगो आ जाएगा मतलब क्लास विस्टा का ही है। और इंस्टाग्राम में इट्स क्लास विस्टा ऑन IG, क्लास विस्टा ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे फॉलो कर सकते हो ताकि तुमको भी पता चल जाए नए नए अपडेट्स के बारे में एंड नए नए कोई चीज़ के बारे में, मीम्स वगैरह, एंड कब वीडियोस अपलोड हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है मेरे बोलने के बावजूद भी तुम लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा ही रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई कम करते कम हो। ठीक है, अभी मत करो, अभी तो एग्ज़ाम आ गया है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, अभी के लिए ये लेक्चर को कर देते हैं ख़त्म। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से वीडियोस देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। पढ़ाई इज़ मस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।